दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मेरे पास आप लोगों के लिए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस वक्त हर 1000 पॉपुलेशन पे हर 1000 लोगों पे कितने फोर व्हीलर्स या कितने टू व्हीलर्स हैं, यानी कि हर 1000 लोगों के अगेंस्ट कितनी कार्स या कितनी मोटरसाइकिल्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको सेम डे प्रोडक्ट डिलीवरी दे पाएंगे, यानी कि आपको अगर कोई मोबाइल फोन परचेज करना है तो आपने उस मोबाइल फोन का ऑर्डर प्लेस किया दोपहर के 12 बजे से पहले पहले और वो मोबाइल फोन आपको डिलीवर हो जाए शाम को 6 बजे। मतलब यूएस की तरह अगर इंडिया में भी इसी तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर होना स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल से आपके और मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। तो खैर इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में अगले 30 सेकंड में मिल जाएंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि इन दोनों ही सवालों को पूछने का आज के इस वीडियो में मेरे पास एक बहुत ही खास रीजन है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आईसीसी प्रूडेंशियल के ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को, और क्यों ये फंड इतना ज़्यादा स्पेशल है और क्यों आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस फंड में ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इस फंड की डिटेल में जाने से पहले अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ उन दो सवालों की जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किए थे। तो सबसे पहले जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इस वक्त पर 1000 पर्सन पे टोटल 24 कार्स आ जाती हैं, यानी कि हर 1000 लोगों के कंपैरिजन में यहाँ पर टोटल 24 कार्स आती हैं। आपको क्या लगता है 1000 लोगों के कंपैरिजन में 24 कार्स इंडिया में ज्यादा हैं या 24 कार्स कम है? तो इस बात को पूरा करने के लिए अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करता हूँ इटली जैसे डेवलप्ड नेशन के साथ, यानी कि इटली में हर 1000 लोगों पर टोटल कितनी कार्स आती हैं, तो इटली में ये रेशियो आ जाता है 650 कार्स पर 1000 पर्सन का। तो इंडिया में जहां पर सिर्फ 24 कार्स 1000 पर्सन है, वहां इटली में ये रेशियो 650 का है। वहीं अगर हम दूसरे डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में ये रेशियो आ जाता है 110 का। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में ये रेशियो आ जाता है 340 का। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में रेशियो आ जाता है 540 का। ये तो होगी फोर व्हीलर्स की बात। अगर मैं दूसरी तरफ टू व्हीलर्स की बात करता हूं तो इंडिया में इस वक्त टोटल 110 टू व्हीलर्स आ जाते हैं पर 1000 पर्संस पे। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ इसको कंपेयर करता हूं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मतलब और भी काफी सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आती हैं, तो वहां पर ये रेशियो आ जाता है 260 टू व्हीलर्स पर 1000 पर्संस। यानी कि इंडिया में जहां ये रेशियो 110 का है, वहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये रेशियो डबल से भी ज्यादा का है, यानी कि टोटल 260 का रेशियो है। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में जल्दी ही आगे चल के मिल जाएगा। दोस्तों ये एक्चुअली में पहली बार है जब मैं आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पर किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को रिव्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर चुका हूं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, उनका AUM, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बात की है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली मुझे काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग सा म्यूचुअल फंड लगा, जिसके पास एक्चुअली में काफी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन तब जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, यानी कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर वो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से कम का है तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। इस वीडियो को आप यहीं पर ही रोक कर अपना पूरा समय बचा सकते हैं। तो अगर हम डिटेल में बात करते हैं आईसीसी प्रूडेंशियल के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड की, तो ये फंड एक्चुअली में एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही सेक्टर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ही सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये कि ये एक थीमेटिक फंड है, और जैसे कि इसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो उन्हीं कंपनीज में जाती हैं जो कंपनीज ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक डोमेन को बिलोंग करती हैं। और ये एक्चुअली में इस फंड का प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर इंडिया में इस वक्त काफी हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस इस वक्त इंडिया में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का एक्सपेंशन काफी ज्यादा होना बाकी है। तो इन दोनों ही सेक्टर्स का जो फ्यूचर है वो इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा ब्राइट है। तो जैसे कि इस फंड के नाम से समझ में आता है कि ये फंड मेनली दो सेक्टर्स को ही फोकस करता है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स को, बट एक्चुअली में ये फंड फोकस करता है 3 डिफरेंट सेक्टर्स को। तो अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले सेक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि OEMs का सेक्टर, यानी कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर्स, पब्लिक व्हीकल्स वगैरह वगैरह। दूसरा सेक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ऑटो एंसिलरीज का सेक्टर। ऑटो एंसिलरीज का मतलब है वो सभी ऑटो पार्ट्स और वो सभी चीजें जो एक्चुअली में एक व्हीकल को फंक्शनल बनाती हैं। अब एक व्हीकल को फंक्शनल बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बहुत सारे पार्ट्स। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक फोर व्हीलर की बात करता हूं तो फोर व्हीलर में जैसे कि आप देखेंगे पार्किंग सेंसर्स हो गए, स्पॉइलर हो गया, किसी फोर व्हीलर का डैशबोर्ड हो गया, उसका एक सेंट्रल कंसोल हो गया, रेडिएटर की ग्रिल्स हैं, रिम्स हैं, साइड व्यू मिरर हैं, टायर्स हैं, फ्यूल टैंक, बूट पैनल, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एक्चुअली में ऑटो एंसिलरीज के अंदर काउंट किया जाता है। तो जो भी कंपनी ऑटो सेक्टर में आती है या फिर ऑटो एंसिलरीज में आती हैं, ये फंड इन्हीं कंपनीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो अगर मैं इन सभी कंपनीज की बात करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जाने वाली हैं, तो ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर में हमारे पास आ जाता है बजाज
बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, एशर मोटर्स, अशोका लेलैंड, मारुति सुजुकी लिमिटेड। वहीं अगर हम ऑटो एंसिलरीज की बात करते हैं तो अमारा राजा बैटरीज, अपोलो टायर्स, मदरसन सुमी वायरिंग्स, एमआरएफ लिमिटेड, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉश लिमिटेड। मतलब मुझे लगता है कि आपने इनमें से किसी भी कंपनी का नाम ना सुना हो, ऐसा भी पॉसिबल होगा। तो ऑटो सेक्टर जैसे कि हम क्लियरली विटनेस कर सकते हैं कि इस सेक्टर को इस वक्त ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। भले ही पिछले 5 साल में इस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा देखने को ना मिली हो, लेकिन इस वक्त ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस चीज का प्रूफ भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के जरूर देने वाला हूँ। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज का जो सेक्टर है, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर तीसरा सेक्टर आ जाता है वो आ जाता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो एक बार इस लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंडिया में इस वक्त बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और जितने भी ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इन सभी ई कॉमर्स कंपनीज की जो नज़र है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मार्केट पे ही लगी हुई है, क्योंकि इंडिया में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और मेरे ख्याल से ये सब आप खुद भी बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप ऑर्डर करते हैं। आज आपने ऑर्डर किया, कल आपका सामान डिलीवर हो गया। और वो दिन भी, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कि वो दिन भी अभी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जब आपको सेम डे डिलीवरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ ही सालों में हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको देने लगेगा 1 डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स ग्रोथ की वजह से। अभी तक जो लॉजिस्टिक्स का मेनली भार था वो था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अब ये मूव हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। और इवन गवर्नमेंट का भी अपना फुल फोकस इस डायरेक्शन में बना हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि कस्टमर डिमांड जो है वो इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो बड़ी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो लॉजिस्टिक्स का फ्लो है वो फास्ट फ्लो बना रहे। जहां पहले लॉजिस्टिक्स का जो फ्लो था वो मेनली इंडस्ट्रियल सप्लाई या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्चुअली में काम कर रही थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि ई कॉमर्स की बढ़ती डिमांड और सप्लाई की वजह से जो काफी सारे न्यू प्लेयर्स हैं ये मार्केट में एक्चुअली में एंट्री कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं और ऑब्वियसली काफी तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये जो काफी ज्यादा हाई डिमांड और काफी ज्यादा हाई ग्रोथ जो इस सेक्टर में देखने को मिली है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, ये एक्चुअली में जो देन है ये देन है कोरोना पैंडेमिक की। तो कोरोना पैंडेमिक का जो समय था, ये समय एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी एडवांस जनरेशन में पहली बार देखने को मिला था। अभी जो मैंने वर्ड यूज किया है टेक्नोलॉजिकली एडवांस जनरेशन, यानी कि वो जनरेशन जो कि एक्चुअली में टेक्नोलॉजी को जानती है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज करना जानती है, इंटरनेट को यूज करना जानती है। तो कोरोना पैंडेमिक के समय में जो लोगों ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डरिंग की आदत डाली है, जिसको ऑनलाइन ऑर्डरिंग करनी नहीं आती थी, एप्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करने नहीं आते थे, 1-1.5 महीने में उसने भी वो सारे प्लेटफॉर्म, वो सारी एप्स का इस्तेमाल करना सीख लिया। और ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट भी लोगों को लगा, तो इसकी आदत लोगों ने बहुत जल्दी डाल ली। तो इस ह्यूज डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सही समय पर होनी चाहिए। इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इन्होंने अपनी मैन फोर्स को बढ़ाया। जो लॉजिस्टिक्स कंपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी, इनको भी मल्टीपल फोल्ड्स की ग्रोथ देखने को मिली। और या तो ये कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली जो कंपनीज थी उनके साथ मर्ज हो गई, या फिर इन्हीं कंपनीज ने अपने आप को ग्रो करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो होम डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्टर इंडिया में एक्चुअली में अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। इसने अभी अपनी स्टार्टिंग की है। भले ही आपको लगता हो कि ये सेक्टर 5 साल या 10 साल पुराना है, डिलीवरीज पहले भी होती थी, होम डिलीवरीज अब भी होती हैं, तो नया इसमें क्या आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सेक्टर की अभी इंडिया में ग्रोथ होनी स्टार्ट ही हुई है और आने वाले 4-5 सालों में या 10 सालों में आप देखेंगे कि ये सेक्टर काफी हाई वैल्यूएशन पे जाने वाला है। तो अगर हम ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का आपस में काफी क्लोज रिलेशन है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इंडिया में ई कॉमर्स काफी अच्छे से फ्लरिश करे, इसके लिए इंडिया भी काफी ज्यादा तैयार है। तो ई कॉमर्स की ग्रोथ के लिए मेनली हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटरनेट, पेमेंट सिस्टम और लॉजिस्टिक्स। तो अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी 2 काफी बड़े जाइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि रिलायंस और भारती एयरटेल। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। क्रेडिट कार्ड्स अब बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और गुड डिलीवरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे कि गति है, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है। अगर मैं ई कॉमर्स ग्रोथ की बात करता हूँ तो ई कॉमर्स ग्रोथ में अगर आप 2017 की बात करेंगे तो 2017 में ये सेक्टर था $732 मिलियन का, जो कि विद इन 4 ईयर्स के स्पैन में बन गया $2792 मिलियन का। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो है $10,485 मिलियन की ग्रोथ, यानी कि अगले 4 साल में ये फिगर 4 से 5 गुना तक हो सकता है। वहीं अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ, अगर मैं इंडिया को कंपेयर करता हूँ बाकी दूसरे डेवलप नेशन से, जैसे कि यूएस, चाइना से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो यूएस का जो जीडीपी है वो है $21 ट्रिलियन। तो
चाइना में ये फिगर आ जाता है 14.7 ट्रिलियन डॉलर का, और इंडिया का जो जीडीपी है वो है 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। उसी के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर शेयर देखते हैं टॉप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का, तो टॉप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यूएस में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नियरली 15, चाइना में काम कर रहे हैं 7 to 10, और इंडिया में जो इस वक्त प्लेयर्स हैं वो हैं ओनली 1.5। तो इंडिया में इस वक्त जो लॉजिस्टिक्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि यहाँ पर अभी ग्रोथ काफी ज्यादा होनी है। तो जब भी सामान आपका घर पे डिलीवर होता है, ये डिलीवर होता है आपके नियरेस्ट वेयर हाउस से। तो अगर हम एवरेज वेयर हाउस साइज की बात कर लेते हैं, जो कि पर 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन है, तो यूएस में जो एवरेज वेयर हाउस का साइज है वो है 100 या 200,000 स्क्वायर फीट का साइज। वहीं अगर हम चाइना में बात करते हैं तो चाइना में ये वेयर हाउस का साइज है 20 to 50,000 स्क्वायर फीट का साइज, और इंडिया में जो वेयर हाउस का साइज आ जाता है ऑन एन एवरेज वो आ जाता है 8 से 12,000 स्क्वायर फीट का साइज। तो वेयर हाउस के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंफ्रा लेवल पे अभी वेयर हाउसेस में काफी ज्यादा एक्सपेंशन होना बाकी है। तो इंडिया अभी भी इस डोमेन में काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। अगर हम लॉजिस्टिक मार्केट साइज की बात करते हैं, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2020 तक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लॉजिस्टिक सेक्टर काम कर रहा था वो कर रहा था सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था वो था $216 बिलियन का। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3.5% ही था फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं तो 2026 तक ये ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड्स देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गई कंप्लीट कहानी ऑटो और लॉजिस्टिक्स की ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं इस स्कीम की बाकी की डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम इस वाली स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्कीम फोकस करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर हम इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की तरफ नजर डालते हैं तो ये स्कीम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है अप टू 80% उन कंपनीज में जो कंपनीज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक थीम को बिलोंग करती है, और बाकी का 20% अदर सिक्योरिटीज की तरफ। और अगर हम फॉरेन इक्विटीज की बात करते हैं तो ये स्कीम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अप टू 20% फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। और जैसे कि हमने इस स्कीम के पोर्टफोलियो को पहले देखा ही था, ऑटो और एंसिलरीज की हम बात कर चुके हैं। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक्स के अंदर जो कंपनीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं ब्लू डार्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिलीवरी गुजरात, पिपावा पोर्ट लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो ये है इस स्कीम का मेजर पोर्टफोलियो। बाकी अगर हम टॉप 10 इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। वीडियो को पॉज करके आप बाकी की डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स की तरफ, जो कि है 39% का। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेटेज आ जाता है 19% का। मेजर वेटेज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के जो स्टॉक्स हैं उसका वेटेज है 14.6% का, मारुति सुजुकी का है 13.8% का, टाटा मोटर्स 9.5% पे आती है, अदानी पोर्ट 7.1% पे आते हैं। इस स्कीम के अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करता हूं तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI। पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगस्त 2017 से लेके अगस्त 2021 तक अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में यहाँ पर इस इंडेक्स में कुछ भी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अगस्त 2021 के बाद अगस्त 2022 की अगर हम बात करते हैं तो विद इन 1 ईयर इस इंडेक्स ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इवन अगर मैं NSE की वेबसाइट यानी कि निफ्टी इंडिसेस पे जाके देखता हूं तो मैंने यहाँ पर खोली हुई है फैक्ट शीट। ये फैक्ट शीट मैंने ओपन की है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स की। और अगर हम पिछले 1 साल की ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में जो यहाँ पर टोटल रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो देखने को मिले हैं 17.6% के। जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में यहाँ पर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल में यहाँ पर ग्रोथ आई है 17.6% की। वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ दूसरे इंडेक्सेस के साथ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स है ये है निफ्टी का FMCG इंडेक्स। FMCG में पिछले 1 साल में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो मिली है 12.26% की। और दूसरे इंडेक्सेस को अगर हम देख लेते हैं, ये इंडेक्स है हमारे पास निफ्टी IT का, और निफ्टी IT इंडेक्स की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 साल में यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि -21.4% की ग्रोथ। तो पिछले 5 साल की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये ग्रोथ है 23.25% की, लेकिन पिछले 1 साल में IT का बुरा हाल हुआ है -21.4%। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक का पिछले 1 साल में जो ग्रोथ मिली है वो मिली है सिर्फ 4.07% की। और अगर हम ओवरऑल निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 100 इंडेक्स में जो ग्रोथ मिली है वो मिली है -0.95% की। तो जितने भी इंडेक्सेस मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इन सभी इंडेक्स में जो हाईएस्ट ग्रोथ गई है वो गई है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स की। तो जहां पिछले 5 साल में इसकी ग्रोथ काफी स्टैग्नेंट थी, कुछ खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की, तो जितनी भी डिटेल्स, जितनी भी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी हैं, जितने भी फैक्ट्स हमने देखे हैं और जो इंडेक्सेस हैं आपस में इनको हमने कंपेयर करके देखा है, इन सभी चीज़ों से एक जो मोटी मोटी कहानी मुझे समझ में आती है वो ये कि इस सेक्टर के अंदर यानी कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर यहाँ पर
पर अभी इंडिया में खासतौर पे एक ऐसी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, काफी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर इन दोनों ही सेक्टर की काफी ज्यादा ग्रोथ अभी होनी है, तो इस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने का आपके पास यहाँ पर पूरा एडवांटेज है। तो इन दोनों ही सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग कंपनीज हैं, अगर आप इन अलग अलग कंपनीज में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को बाय करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टिपिकल काम आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सिरदर्दी वाला काम आपके लिए हो सकता है। तो इससे बेटर अगर आप एक म्यूचुअल फंड का सहारा लेके, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो ये वाला फंड है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ पर आपको काफी अच्छी ग्रोथ भी जरूर देखने को मिल सकती है। इस फंड का जो एनएफओ है ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, यानी कि 6 अक्टूबर 2022 को ही लॉन्च हुआ है। और इस फंड की जो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2022, यानी कि कुछ और दिन आपके पास यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। इस एनएफओ की जो अलॉटमेंट डेट है ये है 28 अक्टूबर 2022 और इसका जो इनिशियल एनएवी स्टार्ट है ये है ₹10 से। एग्जिट लोड जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जिट लोड इस फंड का है 1% का इफ रिडीम विद इन 30 डेज। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5,000 रुपए का। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी जो है वो है ₹100 से। बाकी की डिटेल्स और कहां से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं उन सबकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक जो सेक्टर है जो कि काफी ग्रोइंग सेक्टर है, इसकी भी काफी कुछ नॉलेज आपको जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।